ठीक है सर, शुरू करें अभी। जी जी जी। साथियों नमस्कार। विश्व केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार के इस आयोजन में में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के ये कार्यक्रम जो आज का है वो दक्षिण अफ्रीका पर केंद्रित है। और जब दक्षिण अफ्रीका की बात आती है तो एक ऐसी धरती की बात होती है जिसने हमें गांधी दिया, जिन्होंने हमें गांधी बनाकर दिया, और एक ऐसा जिनका भाषा के उसमें योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने असल में हमको ये चेतना दिलाई कि हमें अपनी भाषाओं, अंग्रेजी छोड़ करके अपनी भाषाओं के बारे में बात करनी चाहिए, उसमें लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ऐसे दक्षिण अफ्रीका की धरती पे जो हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण में जो रत हैं, उषा शुक्ला मैडम, मैत्री रामबली मैडम और लोग, उन सबका हार्दिक स्वागत है। और मुझे याद है कि मैं जोहान्सबर्ग विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था, मुझे उसमें शामिल होने का अवसर मिला था। और वहाँ पर जो भी हिंदी है, मुझे लगता है उनके प्रयासों को हम सब नमन करते हैं। वहाँ उन्होंने इतने दिनों तक हिंदी को न केवल जीवित रखा है बल्कि उसकी व्यवस्था भी बना रखी है शिक्षण और प्रशिक्षण की। हिंदी शिक्षण किसी भी भाषा को वैसे आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण, हिंदी शिक्षण और उस भाषा के प्रशिक्षण और शिक्षण की बहुत अहम भूमिका होती है। और जो आज का विषय है वो यही है कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदी शिक्षण जो विमर्श, इस पर हम करेंगे। मैं हमारे सभी इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हैं, देश विदेश से विद्वान, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं औपचारिक स्वागत के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय निदेशक आदरणीय पानोडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे अतिथियों का परिचय कराएं और स्वागत करें, औपचारिक स्वागत करें। आदरणीय पानोडे जी। मोनोडी जी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार जी। आज हम सभी वैश्विक हिंदी परिवार के साप्ताहिक आयोजन विश्व हिंदी शिक्षण विमर्श 14 में सम्मिलित हुए हैं। यह आयोजन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार हमेशा करते आ रहा है। आज का विषय है अफ्रीका में हिंदी शिक्षण। इस विषय पर आज हमारे वक्ता ज्ञानार्जित करने वाले हैं। इस मुख्य अतिथि वक्ताओं में प्रोफेसर उषा शुक्ला जी, पूर्व प्रोफेसर, क्वाजुल विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री हीरालाल सेवानाथ जी, अध्यापक, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति व हिंदी शिक्षा संघ, दक्षिण अफ्रीका। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। श्रीमती मालती रामबली जी, पूर्व अध्यक्ष, हिंदी शिक्षा संघ, दक्षिण अफ्रीका। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अदिति महाराज, अध्यक्ष, भाषा विभाग, बेलवर्टन माध्यमिक विद्यालय, दक्षिण अफ्रीका। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सविता अशोक मौर्य जी, हिंदी शिक्षिका, इंडियन स्कूल, दार ए सलाम, तंजानिया से। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जितेंद्र भारद्वाज जी, संस्थापक अध्यक्ष, हिंदी हैं हम, दार ए सलाम, तंजानिया से हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी उषा शुक्ला महोदया और श्रीमती रामबली जी को उनके हिंदी शिक्षण के योगदान के लिए वैश्विक हिंदी सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। और ऐसे विभूति आज हमारे इस कार्यक्रम में
उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के उपाध्यक्ष माननीय श्री अनिल जोशी जी के सानिध्य में संपन्न किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर राजेश कुमार जी, पूर्व निदेशक शैक्षिक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अधिक समय न लेते हुए इस कार्यक्रम की बागडोर आज के इस कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर राजेश कुमार जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका ओनर जी, इतना शानदार स्वागत करने के लिए और कार्यक्रम का परिचय देने के लिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और इसमें हमारे 6 विद्वज्जन जुड़े हुए हैं जो अफ्रीका में हिंदी शिक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और खास तौर से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न देशों में हिंदी किस तरह से पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाने में क्या अच्छी प्रथाएं इस्तेमाल की जा रही है, क्या चीजें हैं जो हम लोग साझा कर सकते हैं और अन्य जगहों पर भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो क्या चीजें हैं जिसकी इनको जरूरत है, और वो क्या चीजें हैं जो भारत सरकार या भारत सरकार के हिंदी से संबंधित संस्थान भाषा को अच्छे ढंग से पढ़ाए जाने के लिए, भाषा के मानकीकरण के लिए, भाषा के प्रमाण पत्र देने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए कर सकती है। किस तरह से हम लोग भाषा शिक्षण में हमारा फोकस जो है आज उपलब्ध सिद्धांतों पर रहे, हमारा ध्यान केंद्रित रहे विद्यार्थियों के द्वारा भाषा सीखे जाने पर, और किस तरह से हमें नई उद्भावनाओं के साथ, नई शोध के साथ, नई दृष्टिकोण के साथ अपने विद्यार्थियों तक हिंदी भाषा को ले जाना चाहिए ताकि वे हिंदी भाषा को सीखने में आसानी महसूस कर सकें और उसका अपने प्रयोजन के हिसाब से उपयोग कर सकें। तथा इसके साथ ही हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि भारत से बाहर अलग अलग देशों में हिंदी भाषा किस किस तरह से रूप बदलती है, नए रजिस्टर बनाती है, और किस तरह से वहां जाकर हिंदी भाषा सीखने और भाषा सिखाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकताएं बदल जाती हैं, और अध्यापकों को जो प्रशिक्षण के लिए, जो नई चीजें सीखने के लिए, या जो नए संसाधन ही कहना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है, चर्या है, पाठ्य पुस्तकें हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, वो सब चीजें किस तरह से हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं और आपस में बांट सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस हमारे कार्यक्रम, जो मासिक कार्यक्रम है, उसका महत्व बढ़ जाता है। कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर संध्या सिंह हैं, जो आज व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाई हैं। सभी कार्यक्रम उन्होंने ही आयोजित किया है और उन्होंने एक तरह से, मैं उनकी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उतनी अच्छी तरह से तो नहीं निभा पाऊंगा जैसे वो कार्यक्रम संयोजन करती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमी न खले। तो हम शुरू करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। वहां पर हमारे साथ हैं उषा शुक्ला जी। जब हम लोग ये कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें असल में सामने आती है जब हम बात करते हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं। इसमें से खास बात यह है कि बहुत सारे अध्यापकों को भी हिंदी भाषा में संवाद करने का अवसर नहीं मिल पाता। तो वो जो आज की भाषा है उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो एक विचार तो यह है कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा जगह, अब तो सब चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी हैं, ऐसी हो सकती है जहां हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि स्वयं सेवक आए और जो लोग उनसे बात करना चाहें गरिमापूर्ण ढंग से और सम्मानजनक ढंग से वे बात करें और अपने हिंदी भाषा के अभ्यास को सुधारें। एक बात। दूसरी बात ये सामने आई कि भाषा में और भाषा सीखने में बहुत रुचि है लोगों की, लेकिन शायद हमारे पास वैसा स्तरित और मानकीकृत पाठ्यक्रम या पाठ्य संसाधन नहीं है जिनकी आवश्यकता है।
दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, हमारे विद्वान वक्तागण बात करेंगे। और सबसे पहले मैं उषा शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, जो हिंदी की प्रोफेसर रह चुकी हैं KwaZulu विश्वविद्यालय में और हिंदी के लिए बहुत अरसे से काम कर रही हैं। उनसे मेरी बात हुई है कार्यक्रम के सिलसिले में, और उन्होंने अपनी बहुत रुचि दिखाई है और बहुत बड़ा अनुभव लेकर भी आई हैं हमारे सामने। तो उषा जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर जी। नमस्ते। प्रत्येक आयोजक, वक्ता और श्रोता को मेरा सादर नमन और प्रणाम। इस संगोष्ठी में मुझे भाग लेने का मौका मिला है, मैं कृतज्ञ हूँ। माननीय अनिल जोशी जी, माननीय राहुल देव जी, पता नहीं जवाहर जी है या नहीं, आप सबको सादर प्रणाम। और प्रोफेसर राजेश जी और संध्या जी को प्रणाम और धन्यवाद। आप संपर्क में रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संक्षेप में हिंदी का इतिहास बताऊंगी और जो अन्य शिक्षक है वे शिक्षण के बारे में आपको अवगत कराएंगे। 1860 में भारतीय मजदूर भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उनके संघर्षपूर्ण जीवन में तुलसीकृत रामायण उनका एकमात्र सहारा था। पूरे दिन के श्रम के बाद खेतों से लौटकर रामचरितमानस के दोहों चौपाइयों में शांति, साहस और धीरज पाते थे। यही हाल था सूरीनाम, ट्रिनिडैड, मॉरिशस और फिजी में। जब कोई भी मनुष्य अपने प्राकृतिक वास से अलग हो जाता है तो उसकी पहचान गहरा अर्थ रखने लगती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है कि वह ना तो अपने अस्तित्व, ना अपना व्यक्तित्व और न अपनी पहचान को खोना चाहते हैं। पहचान अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, मूल्यों और धर्म से ही जुड़ी होती है। विश्व में जहां भी भारतीय लोग बसे हैं, उन्हें इस बात का गर्व है कि वे भारतीय मूल के हैं और भारतवंशी हैं। इसलिए वे हमेशा इस प्रयत्न में रहे हैं कि उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्य और धर्म जीवित और सुरक्षित रहे। यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका में है। जब से ये प्रवासी उत्तर भारत से दक्षिण अफ्रीका आए, वे अपनी पाठशालाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, रामायण सभाओं और मंदिरों द्वारा अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को कायम और सुरक्षित रखने के प्रयास में रहे। अब मैं सीधा भाषा पर आती हूँ। हिंदी हमारी जन्मसिद्ध संपत्ति है। भाषा और संस्कृति का परस्पर संबंध है। भाषा ही संस्कृति की वाहिका है। तो रामचरितमानस के द्वारा प्रवासी लोग हिंदी सीखने लगे, सिर्फ अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़े रहने के लिए। पुस्तकें नहीं थी उन दिनों में। धीरे धीरे रामचरितमानस कई मजदूरों को शिक्षित बनाने में सफल हुआ। आज भी 160 वर्षों के बाद कई लोग हैं जो सिर्फ रामचरितमानस पढ़ने के लिए हिंदी सीखते हैं। उनको हिंदी साहित्य में रुचि नहीं है, बस रामचरितमानस पढ़ना है। तुलसीदास जी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनका रामचरितमानस आगे चलकर भारत के बाहर सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा ही नहीं बल्कि हिंदी सीखने का माध्यम बनेगा। और कई दशकों तक हिंदी भाषा अध्यापकों की सूझबूझ के अनुसार पढ़ाई जाती थी। भाषा का विकास अनिश्चित और अनियमित ढंग से हो रहा था। पर 1947 में भारत से आए हुए पंडित नरदेव वेदालंकार एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषा का भाग्य पलट दिया। 1948 में हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना पंडित नरदेव जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। पंडित जी ने हिंदी शिक्षा संघ की पाठशालाओं में हिंदी पाठ्यक्रम में व्यवस्था एवं शैक्षिक मूल्यों की स्थापना की। पाठ्यक्रम में सुधार, उपयुक्त पुस्तकों की तैयारी, आधुनिक प्रशिक्षण
और हमारे विद्यार्थियों का राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं में प्रवेश पंडित जी की देन है। 1948 से आज तक सहस्रों विद्यार्थी हिंदी शिक्षा संघ द्वारा हिंदी शिक्षण प्राप्त कर चुके। 1961 से डरबन वेस्टविल विश्वविद्यालय में हिंदी बीए से लेकर पीएचडी तक पढ़ाई जाती थी। दक्षिण अफ्रीका के प्रोफेसर सीताराम ने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी प्राप्त कर कुछ वर्षों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन स्तर को बढ़ा दिया। फलस्वरूप सैकड़ों विद्यार्थियों को हिंदी का उच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 स्वर्ण दशकों के लिए प्रेमचंद, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कबीर इत्यादि का साहित्य पढ़ाया जाता था। विश्वविद्यालय के साथ साथ हिंदी शिक्षा संघ प्रचार समिति वर्धा के पाठ्यक्रम का प्रयोग करता था। वे सचमुच हिंदी के स्वर्ण दिन थे। 1977 से सरकारी स्कूलों में भारतीय भाषाओं का प्रवेश हुआ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो रूप धारण कर रही है उससे यह निष्कर्ष मिलता है कि हिंदी स्कूलों में सार्थक हद तक प्राप्ति नहीं कर पाई है। दुर्भाग्यवश चाहे कारण जो भी हो, विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग बंद हो गया। परिणाम स्वरूप एक बार फिर से स्वैच्छिक संस्थाओं, खासकर हिंदी शिक्षा संघ के उत्तरदायित्व और महत्व बढ़ गए हैं। बच्चों, युवक, युवतियों और प्रौढ़ विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार, और वो भी सिर्फ 1.5 या 2 घंटों के लिए हिंदी पढ़ाई जाती है। यह एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। कहना आवश्यक है कि हमें अपने शिक्षकों की मेहनत पर गर्व है। वे निःशुल्क पढ़ाते आए हैं। उनके हिंदी के प्रति प्रेम, मेहनत की सेवा, उनके हिंदी के प्रति प्रेम, मेहनत और सेवा भाव सराहनीय है। हिंदी में योग्यता प्राप्त करने पर रोजगार की कोई संभावना नहीं है, कोई आर्थिक फायदा नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और तथ्य है जो वर्षों से भारतीय लोगों में हिंदी के प्रति रुचि, स्नेह और लगाव जीवित रख रहा है, वो है हिंदी फिल्में और हिंदी गीत संगीत। एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच कोई राजनीतिक सांसारिक संबंध नहीं था। तब हिंदी फिल्में और हिंदी गीत संगीत हमारे लिए भारत से संबंध सूत्र बने। आज भी हिंदी सिनेमा और संगीत एकदम लोकप्रिय है। यहाँ डॉक्टर विजय मल्होत्रा जी के एड्यूटेनमेंट का स्मरण होता है। हिंदी फिल्में गीतों के द्वारा वो व्याकरण पढ़ाते हैं। वर्तमान काल में जिन घरों में हिंदी माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम आते हैं, उन घरों के बच्चों और युवक युवतियां हिंदी भाषा, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति रुचि अभिव्यक्त करते हैं। उन्हें पूरी फिल्म गीतों के शब्द याद है और हिंदी के प्रति आकर्षित है। यहाँ अभी तक कई लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, पढ़ते हैं, पर हिंदी बोल नहीं पाते। यह एक तथ्य है कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदी बोलने का माहौल है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। तो जाहिर है कि हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम में कक्षाओं में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। 2 भाषाओं में। अपनी भाषा तथा संस्कृति संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी शिक्षा संघ ने हिंदवाणी नाम से हिंदी रेडियो स्टेशन स्थापित किया। हिंदवाणी के कार्यक्रमों में रामचरितमानस, कबीर के पद, हनुमान चालीसा इत्यादि को स्थान दिया जाता है। विविध कार्यक्रमों में कम से कम 50% हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। हिंदवाणी पर मनोरंजन के लिए गीत संगीत के कार्यक्रम
स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षा, धर्म, त्योहार, समाज सुधार तथा अन्य लाभकारी विषय प्रसारित किए जाते हैं। तो हिंद वाणी एकदम लोकप्रिय है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका मतलब है कि लोग हिंदी सुनते हैं। कहना आवश्यक है कि जब तक हिंदी शिक्षा संघ है, और मैं हिंदी शिक्षा संघ की अध्यक्ष रह चुकी हूं, जब तक हिंदी शिक्षा संघ है तब तक हिंदी है दक्षिण अफ्रीका में। हिंदी शिक्षा संघ के सदस्य, शिक्षक और विद्यार्थी हिंदी को जीवित रख रहे हैं, उनको मेरा नमन है। लेकिन हमें भविष्य के लिए स्तर की चिंता है। विश्व में हिंदी की गरिमा स्थापित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिससे प्रवासी देशों में हिंदी प्रचार को प्रेरणा मिले। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम हिंदी भाषी अपने ही देश और परिवेश में हिंदी भाषा में बोले और उसका स्तर बढ़ाए। इस चुनौती से हम जूझते रहते हैं। भविष्य में बहुत प्रगति अपेक्षित है, पर युवा पीढ़ी को कैसे आकर्षित करें? आशा है कि इस संगोष्ठी में कुछ सुझाव मिल सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये मेरे ही विचार है कि अस्मिता और सांस्कृतिक मूल्यों के बिना मनुष्य खोखला बन जाता है। इसलिए यदि हमें अपनी पहचान और अस्तित्व की परवाह है और संसार में उपयोगी और सफल बनना है, तो हमें हिंदी को अपनाना होगा। जीवन में उन्नति सिर्फ रोजगार या धन से जुड़ी नहीं है। यहाँ भारतेंदु जी के भाव स्मरणीय है कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न उर के सोल। धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद उषा शुक्ला जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से अफ्रीका में हिंदी के पठन पाठन और उसमें जो सहयोगी चीजें थी, जैसे रामचरितमानस, हिंदी फिल्में और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। और आपने बताया कि जब तक हिंदी शिक्षा संघ है तब तक हिंदी जीवित है। हमारी कामना है कि वह चिरकाल तक जीवित रहे और हिंदी के काम को आगे बढ़ाता रहे। और अब मैं वहीं से हीरालाल सेवानाथ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए। खास बात यह है कि हमारे जो वक्ता हैं उसमें से ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी अध्यापन से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। उनका वे अपना रोजगार कुछ और करते हैं और हिंदी को पढ़ाने का काम शौकिया और जुनून के कारण करते हैं। तो ऐसे ही हीरालाल सेवानाथ जी हैं जो जिन्होंने 2012 में जोहानिसबर्ग में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसमें सह संयोजक की भूमिका भी निभाई थी। और वे हिंदी से बहुत जुड़े हुए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और हिंदी के विभिन्न स्तरों पर वे अध्यापन का कार्य भी करते हैं। तो ऐसे सेवा में रत सेवानाथ हीरालाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कृपया अपने विचार इस मंच पर साझा करें। हीरालाल सेवानाथ जी। नमस्ते राजेश जी, शुक्रिया। नमस्कार। पहले हमारे सब बहनों को शुभ रक्षाबंधन और हार्दिक अभिनंदन भी। नमस्ते। आज का कार्य का संगोष्ठी का संचालक श्री प्रोफेसर राजेश कुमार जी, श्री अनिल जोशी जी के केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का उपाध्यक्ष, आमंत्रित वक्तागण, भाइयों और बहनों, खुशी की बात है कि आज हम एक मंच पर जुटे हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। हर एक हिंदी शिक्षक, हिंदी प्रेमियों के जीभ पर हमेशा यह बात है कि हिंदी की प्रचार प्रसार हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ाइए। हम
किस तरह का योगदान के रूप में कर सके। दक्षिण अफ्रीका से हम 4 आज यहाँ उपस्थित हैं। प्रोफेसर उषा शुक्ल जी, श्री मालती जी रामबली, श्री अदिति जी महाराज और मैं, हम 4 कभी न कभी हिंदी पढ़े हैं, हिंदी पढ़ाए हैं और हिंदी आज भी पढ़ाता है। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी 1860 से या 1860 से चालू है, या जब से हमारे बुजुर्गों भारत से दक्षिण अफ्रीका आए गिरमिटिया के रूप में। आज हम 5वें और 6ठा पीढ़ी हो गए हैं। अच्छी बात है कि अब हम यहाँ का प्रवासी भारत का या भारत का गिरमिटिया नहीं हूँ, मैं यहाँ का असल निवासी हूँ। पहला 3 पीढ़ी तक भोजपुरी और खड़ी बोली हिंदी एकदम जबरदस्त था, लोगों को बोलचाल भाषा था। साथ ही साथ इसी आधार से हमारे ग्रंथ पढ़ाया जाता था। रामायण मंडली, कबीर पंथ वाली, श्रीमद् भगवत गीता संस्थाएं, शिव नारायण संस्थाएं स्थापित किए गए थे। इसी से हम अपने भाषा और धर्म का कायम रखे थे। एक कहावत है, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन जलनी चाहिए। अब आने वाले पीढ़ियों 4था, 5वां और आगे तक ये आग धीमी हो गई है और मामला और गंभीर होता जा रहा है। अब इस नई पीढ़ी को प्रेरणा देना मुश्किल हो गया है। आज की परिस्थिति देखी जाए तो कितने कारणों से हिंदी और जुड़ी सनामी घट रही है। गोरे या फिरंगियों का राज है। कुछ कर्मठ लोग शाम को मंदिर के प्रांगण में या अपनी छुट्टी की तिलांजलि देकर स्वीकार करते हैं कि सरकारी विद्यालय या मंदिर की बरामदे में हिंदी पाठशालाएं चलाती हैं। कुछ देर तक सोचिए, दिन भर काम करने के बाद या कहिए थकान के बाद सबको आराम की जरूरी है। इसके उपरांत हिंदी से प्रेम रखने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को बिना वेतन काम करना पड़ता है। दूसरा कारण नई पीढ़ी की सोच कि हिंदी पढ़ाई से कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं मिलती, तो हिंदी क्यों पढ़ें। इस तरह नई पीढ़ी को प्रेरणा देना मुश्किल हो जाता है। तीसरा पीढ़ी से अनेक विद्यार्थी प्रचारक ऋषि मुनियों भारत से आने जाने लगे। ये अपने भाषण राष्ट्रभाषा हिंदी में देते थे। ये लोगों ने चेतना जगाया कि हम सब राष्ट्रभाषा हिंदी सीखें। नया माहौल, नया वातावरण जागरण किए। इन लोगों की हिंदी पाठशालाएं और हिंदी संस्थाएं भी खोले या स्थापित करने लगे। राष्ट्रभाषा हिंदी एक नई भाषा हमारे बीच में। अब इसे सीखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। सीखने और सिखाने के लिए कम सामग्री थे। जो अध्यापक तख्ती पर लिखते थे वही से हम काम चालू रखते थे। धीरे धीरे भारत से पुस्तकें आने लगे। कठिनाई यह हुआ कि ये पुस्तकें भारत के वातावरण पर लिखा है। यहाँ के लोगों के लिए ये पुस्तकें बहुत ऊंचा स्तर है। अब हम क्या करें। भोजपुरी धीरे धीरे घट गया
और राष्ट्रभाषा हिंदी को बहुत कठिनाई से हम हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। हिंदी का पढ़ने के सामग्री प्रथमा से कोविद तक यहाँ चालू है। कोई 60 हिंदी पाठशालाएं अभी तक चालू है और हर साल कोई 800 से 900 तक विद्यार्थी हिंदी परीक्षा लिखते हैं यहाँ पर। और इसे आगे बढ़ाने के लिए हिंदी शिक्षा संघ का स्थापित हुआ, जैसा उषा बहन ने कही कि 25 अप्रैल 1948 में स्थापित की गई। आज हम 73 वर्ष हो गए हिंदी शिक्षा संघ का मना रहे हैं। जैसे मैं पहले कहा, अब हम नए पीढ़ियों के लिए तैयार करने पड़ेगा। नया ढंग, नया पुस्तकें, नया तरीका हिंदी पढ़ाने के लिए नए अध्यापक और नए अध्यापकों को ढूंढना पड़ेगा। समस्या और गंभीर होता जा रहा है। कुछ सुझाव हमारे लिए सोचने के। वैश्विक हिंदी सचिवालय से अर्जी है कि वह इस हिंदी प्रचार प्रसार में बहुत सहायता दे। वह एक शोध या अनुसंधान केंद्र स्थापित करे और किसी शोधकर्ता से सहायता ले ताकि अच्छी तरह से जगह जगह पर हिंदी का प्रचार प्रसार का जानकार हो। अंग्रेजी में मैं मेकिंग अपील टू द World Hindi Secretariat that they should have a wing within their setup over there for a research unit where they could post people outside their office to understand what is the position of Hindi in their areas. though ऐसा अध्ययन से मालूम पड़ेगा कि किस तरह के सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। भारत के बाहर के लोगों के लिए कुछ नया योजना बनाने पड़ेगा। बाहर के लोग क्या चाहते, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, लेकिन वार्तालाप भी। हमारे यहाँ लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। चौथा, हमारे ग्रंथों को किस तरह से हम साधारण या आसान शब्दों और व्याकरण में लिख सकें ताकि हम और लोगों का दिल छू सके। अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र पर ध्यान दें और किस तरह का आर्थिक सहायता अध्यापकों को दी जा सके ताकि वे अध्यापक प्रशिक्षण में शामिल हो सके। और छठा, एक ICT पोर्टल सचिवालय के दफ्तर पर बने ताकि अध्यापकों और विद्यार्थियों उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं हीरालाल सेवनाथ जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से हिंदी भाषा की चुनौतियों की चर्चा की और साथ ही बहुत अच्छे सुझाव दिए सचिवालय के लिए। इसमें शोध और विकास और स्थानीयकरण और हिंदी भाषा के उपयोग करने की क्षमता या संसाधन और सरल पुस्तकों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं तो कहूँगा कि न केवल सचिवालय को, विश्व हिंदी सचिवालय को, बल्कि जो भी हिंदी से जुड़े हुए संस्थान है जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है, वो भी आगे बढ़कर इसमें काम करेगा। देखने की बात यह है कि इसमें 700, 800, 900 विद्यार्थी हर साल पढ़ते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़ा लक्षित वर्ग है, क्लाइंटेल है, जिस पर सबकी नजर जानी चाहिए और उनको किसी न किसी तरह की हमें मदद उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्योंकि यह विचार शुरू हो गया है कि किस क्षेत्र में क्या कमियां हैं, तो निश्चित रूप से
उनका समाधान भी हमारे पास शीघ्र होगा। और यही इन्हीं चुनौतियों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आ रही हैं मालती रामबली जी, जो अंग्रेजी की शिक्षिका थी, लेकिन उन्होंने हिंदी के विभिन्न स्तरों पर कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ स्तरों तक हिंदी पढ़ाई है। और वे हमारे साथ बात करेंगे कि हिंदी की क्या स्थिति है इस समय पढ़ाने की, और क्या चुनौतियां अध्यापकों के सामने आती हैं। जैसा कि हीरालाल जी ने भी कहा कि अध्यापक बिना वेतन के शौकिया काम करते हैं और उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, और उनका प्रशिक्षण भी नहीं हो पाता है, जो बहुत आवश्यक है। तो मालती रामबली जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं हिंदी शिक्षा संघ की, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार और प्रोफेसर राजेश कुमार जी, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन योद्धाओं को जिन्होंने हिंदी को इस स्तर पर ले आए हैं। उनके परिश्रम के आधार पर हिंदी आज भी जीवित है। चुनौतियाँ जो भी थी और है, और शायद भविष्य में रहेगी। सरकारी स्कूलों में हिंदी सिखाई जाती है, मगर विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इसका मूल कारण यही है कि भारतीय भाषाओं की पढ़ाई सामान्य पाठ्यक्रम के बाद होती है। तो अगर सरकारी आंखों में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो ये नई पीढ़ियों के लिए समस्या नहीं होगी। तो भाषाओं का बचाव उनके हाथों में है जो भाषाओं के विकास से कुछ कर सकते हैं, और हमारा हिंदी शिक्षा संघ इसका एक उदाहरण है। हिंदी शिक्षा संघ इनके शिक्षण 2 विभाग में बांटा गया है, एक है जूनियर और दूसरा है सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग तो मंदिरों या पाठशालाओं में सिखाया जाता है, और जैसे हीराल जी ने कहा है कि यह अध्यापक गण की सेवा हिंदी के प्रति है, क्योंकि उन्हें पगार नहीं मिलता है। और हमारे सीनियर वर्ग जो है वे हिंदी शिक्षा संघ के केंद्रीय डरबन में, पीटरमारिट्सबर्ग में और गाउटेंग में पढ़ाया जाता है। अब आ गई ये आफत कोरोना, और कोरोना की महामारी एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे लिए बन गई है, और कई पाठशालाएं बंद हो गई हैं। इस समस्या के कुछ कारण हैं। सबसे पहले, लॉकडाउन के समय पर कई लोग बेरोजगारी हो गए। हालांकि दिल में हिंदी के प्रति लगाव है, लेकिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना सहज नहीं है। जूम पर सिखाने के लिए कम से कम डाटा चाहिए, वाईफाई चाहिए। और ये बात सही भी है कि अपनी रोजी रोटी की समस्या मन में पहले आती है, तो इन स्थितियों का हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारे देश और सारी दुनिया में कई बुजुर्ग सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक का प्रयोग करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में। जूम इत्यादि के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल है उनसे कहना कि जूम पर बात सीखो। अनुभव नया है, मगर काफी आकर्षित भी है, क्योंकि अधिकांश युवा पीढ़ी नए तकनीकी क्रांति में निपुण है, और यहाँ लगभग 50 या 60 साल के लोग सिर्फ एक विदेशी भाषा नहीं सीख रहे हैं, मगर उसके साथ साथ नए तरीके भी सीख रहे हैं। छोटी जनसंख्या और ऐतिहासिक वजह से हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं रही। हम बहुत चाहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा बन जाए, मगर हमारी कोशिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ वे लोग हिंदी सीखने चाहते हैं जो हिंदी में रुचि रखते हैं। हिंदी पढ़ने से ऐसा कोई काम नहीं है जहां कहा जाता है कि हिंदी बोलना या लिखना जरूर है। या आप हिंदी सिखाने चाहते हैं या बॉलीवुड गानों से मजा ले सकते हैं।
इसके अलावा आर्थिक संबंध की दृष्टि में कुछ नहीं होने वाला है। जैसे उषा जी ने कहा था, कई लोग इसी कारण हिंदी सीखते हैं ताकि वे रामचरितमानस पढ़ सके। हमारी एक पत्रिका है, मैं यह कहना चाहती हूँ कि कई लोग हैं जो हिंदी के बारे में बहुत ही काम करते हैं। हमारी एक पत्रिका है जिसका नाम है हिंदी खबर। ये हर महीने छापी जाती है। ये अंग्रेजी और हिंदी में छपी जाती है ताकि सभी को पता हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रति क्या हो रहा है। और हमारे जो शिवनाथ जी जो हमारे साथ हैं, मैं उनको नमन करती हूँ कि इन्होंने ऐसी पत्रिका की शुरुआत की है। हमारी अदिति जी जो भी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक पुस्तक तैयार की है, A Handbook for South African Hindi Teachers। वे उनके बारे में चर्चा करेंगी। उषा जी ने भी हिंदवाणी के बारे में कुछ चर्चा की है, लेकिन मैं इसको जुड़ना चाहती हूँ कि और ये आग्रह को हम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हिंदी और अंग्रेजी समाचार प्रस्तुत किया जाता है। इसके पहले ये नहीं हुआ करता था। कोरोना से पहले हमारी पाठशालाओं की संख्या घटती गई। इसका एक कारण है अपराध। सब जानते हैं कि ये समस्या दक्षिण अफ्रीका में कैसी है। लोग कहने लगे कि मैं पाठशाला नहीं आ सकती हूँ शाम को, क्योंकि ये पाठशाला जाना खतरे से कम नहीं है। अब पाठशाला हमारे घरों में आ गई। अब किसी चीज का डर नहीं। इसी तरह जूम इत्यादि प्लेटफॉर्म से हम लाभ उठा सकते हैं। दूसरी लाभदायक बात समय के प्रति है। लोग कहते हैं नहीं, मुझे समय ही नहीं मिलता है हिंदी सीखने के लिए। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 24 घंटे उपलब्ध हैं। लोग नहीं कर सकेंगे कि हिंदी पढ़ने के लिए उनके लिए समय नहीं है। जूम पर पाठ रिकॉर्ड भी हो सकता है। एक और बात है कि जूम के द्वारा ये पाठ सिर्फ एक जिले या प्रांत के लिए नहीं है। मैं एक उदाहरण लेती हूँ। मैं डरबन में रहती हूँ और हमारी एक पाठशाला है जहाँ 2 विद्यार्थी लंदन में रहते हैं। अब यह पाठशाला अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। यह है आधुनिक संपर्क के माध्यम की करिश्मा। दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर हिंदी सिखाने वाली स्त्रियां हैं। भाषा और संस्कृति को हम सदा माँ के चरणों में सीखते आए हैं। हमारी हिंदी पढ़ाने वाली माताओं की प्रेरणा के द्वारा हिंदी फैलेगी और नई पीढ़ी के लिए हिंदी सुरक्षित रहेगी। कितने सालों से हिंदी आई है, अब हिंदी है और हिंदी सदा रहेगी। जैसे प्रोफेसर जी ने कहा था कि जब तक हिंदी शिक्षा संघ है तब तक हिंदी जीवित रहेगी। मेरा एक शिक्षक है जो अमलाजी में रहते हैं, वो भारतीय मूल का नहीं है और वो उसका नाम है वृंदावन या स्टीवन। और उनकी बात यह है कि When I speak isiZulu, I feel complete। सभी के लिए isiZulu एक अफ्रीकी भाषा है, लेकिन वे हिंदी सीखते हैं। तो हम भी क्यों न इस सोच को लेकर हम भी बोले, हिंदी के बिना हम अधूरे हैं। भाषा को बंद मुट्ठी में पकड़ कर रखिएगा, नहीं तो रेत की तरह फिसल जाएगी। भाषा गई, संस्कृति गई। अगर यह भी चली जाएगी तो न पहचान रहेगी न परिचय। मेरी यही विनती है सभी को कि समस्या का समाधान बनिए, समस्या नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया मालती जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आपने बहुत भावुक ढंग से अपनी बात रखी है और मुझे विश्वास है कि
आप जैसे अद्भुत व्यक्तित्व, समर्पित व्यक्तित्व, जुनूनी व्यक्तित्व जब तक हैं तब तक हिंदी बनी रहेगी, हिंदी का विकास होता रहेगा। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सूचनाएं दी हिंदी खबर के बारे में। जूम, आपने आधुनिक समय में हिंदी कैसे विकास कर सकती है उसके बारे में भी बताया। और एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आपने कि जब तक हिंदी को हम काम के साथ नहीं जोड़ पाएंगे तब कब तक लोग अपने शौक से, अपने रुचि से फिल्मी गाने समझने के लिए सीखते रहेंगे। तो हम ये कुछ ऐसा अभियान हमें चलाना चाहिए कि हमारे दूतावास में, हमारे कॉन्सुलेट में और ऐसे भारतीय कार्यालयों में जो दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, वहाँ हिंदी जानना, हिंदी लिखना आवश्यक हो काम के लिए, ताकि हिंदी के विकास को कुछ गति और कुछ अर्थ मिल सके। आपका हार्दिक धन्यवाद। और हम कोशिश रहेगी कि ये जो आपके विचार हैं उनको आगे तक ले जा सके। और अब हमारे साथ हैं अदिति महाराज मैडम, और उन्होंने अभी बताया है मालती जी ने कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हैंडबुक ऑफ साउथ अफ्रीकन हिंदी टीचर। वे डिपार्टमेंट हेड हैं लैंग्वेज एट बेलवर्टन सेकेंडरी स्कूल में, और उन्होंने वृंदावन हिंदी पाठशाला में हिंदी पढ़ाई है, और हिंदी शिक्षा संघ में भी विभिन्न स्तरों पर वे हिंदी पढ़ा चुकी हैं। हिंदी का व्यापक अनुभव, हिंदी पढ़ाने का, हिंदी के व्याकरण से परिचय का, बल्कि हिंदी व्याकरण पर अधिकार का उनको अनुभव है, और उस अनुभव को हम उनसे सुनना चाहेंगे। तो आपको सादर आमंत्रित करता हूं अदिति महाराज जी, कृपया आइए। नमस्ते सभी को, नमस्ते। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी व्याकरण का अध्यापन, संक्षिप्त इतिहास। सन 1819 में प्रथम हिंदी भाषी भारतवासी उत्तरी उपभाषा या बोली में बोलते थे। इसी समय एक नई आवश्यकता इनके सामने आई। इन प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजी सीखनी पड़ी ताकि वे दक्षिण अफ्रीका के लोगों से बोलचाल कर सके। अगली पीढ़ियों में यह हिंदी जीवित रही, यद्यपि हिंदी पढ़ने और लिखने में रुकावट आई। तीसरी और चौथी पीढ़ी में खरी बोली स्टैंडर्ड हिंदी हम सीखने और बोलने लगे हैं। भाषा का व्याकरण नहीं हो सकते, बोलना और पढ़ना आवश्यक है। कई चुनौतियां हैं। हमारा शब्द भंडार अल्प है। हिंदी में बोलचाल के अभाव के कारण शब्द ज्ञान है। इसलिए हिंदी पढ़ाने के लिए हम अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करते हैं। हिंदी व्याकरण के नियम अंग्रेजी से विभिन्न है। अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, तब कर्म आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी क्रिया आते हैं। शब्दों के क्रम में भेद आ जाते हैं। लिंग लेकर भी अंग्रेजी से कुछ भिन्नता है। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अंतर्गत है भी कई संज्ञा आती है। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी भाषा को सीखने में शुरू में कठिनाइयां उपस्थित होती है। इसका असर भाषा रचना पर पड़ता है। इन समस्याओं के अतिरिक्त हिंदी अध्ययन में अन्य भाषाओं, इन दिनों दादा दादी भी अंग्रेजी बोलते हैं। बच्चे हिंदी के बदले अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे चावल के बदले राइस कहते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होती है। गैर सरकारी पाठशालाओं में हिंदी माध्यम का प्रयोग हो रहा है। ऐसे माहौल में
हिंदी के विद्यार्थी भाषा और व्याकरण का ग्रहण आसानी से कर सकते हैं। गैर सरकारी पाठशालाओं में भाषा के साथ संस्कृति, मनोरंजन जैसे रेडियो और दूरदर्शन से हिंदी सुनी और सीखी जा सकती है। पूरे हिंदी डायस्पोरा में हिंदी जानने और सीखने में श्री रामचरितमानस की भी भूमिका है। दक्षिण अफ्रीका में भी आज लोग मानस पढ़ने के लिए हिंदी सीखना चाहते हैं। हिंदी एक विश्व भाषा है। उसके व्याकरण के नियम सीखने चाहिए ताकि हिंदी में रचित साहित्य सबके लिए सुबोध हो। हमारे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैंने हैंडबुक फॉर साउथ अफ्रीकन हिंदी टीचर प्रकाशित की। इसमें व्याकरण के नियम अंग्रेजी माध्यम से समझाए गए हैं। समझ और विनियोगों से और अभ्यास के द्वारा और लिखने में हमारे हिंदी बेहतर होते हैं। भाषा में रुचि बढ़ाने और व्याकरण ज्ञान मजबूत करने के लिए हम फिल्मों और गानों का सहारा लेते हैं। निम्नलिखित फिल्मी गाना भविष्य काल का प्रयोग करता है, जैसे गाना झूठ बोले कौवा काटे। गाना चलते तू मैं मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। कक्षा में एक लड़का और एक लड़की रोल अदा करते हैं। यहाँ पर भविष्य काल का ज्ञान स्पष्ट होता। गाने की ध्वनि और लय के कारण बच्चे याद करते हैं। हिंदी व्याकरण का एक भाग विभक्ति केस एंडिंग्स, विभक्ति चिन्हों, इसको संध्या का रूपांतर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, जैसे इन, ऑन, एट। हिंदी में हम पोस्टपोजिशंस कहते हैं। में, से, पर, ये संध्या के बाद आते हैं। वाक्य में प्रयोग होता है तो वचन एक वचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी रूपों में बदला जाते हैं। जैसे और गाना का सहारा हम गाना लेते हैं। मैस्कुलिन सिंगुलर, हम तुम एक कमरे में बंद है। एक कमरे में, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से मेरे अंगने में तुम्हारा काम। और फेमिनिन सिंगुलर, एक लड़की को देखा, एक लड़की को। यशोमती मैया से रात का समा। और मैस्कुलिन प्लूरल, मैं सपनों की रानी कब आएगी तू। सपनों की, तू अब से पहले सितारों में, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। और फेमिनिन प्लूरल, हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, यादों में खोया, आंखों में तेरी। और हम भजन भी प्रयोग करते हैं। और यह भजन शाम तुमने मिलने का सत्संग ऐसे चलते हैं। सूरज में ढूंढा, तुझे याद में पाया, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना। तो सूरज में, चांद में, तारों की झिलमिल में, फूलों में ढूंढा, तुझे बगियों में पाया, कलियों की खुशबू में मेरे शाम का ठिकाना। और इससे पता चलेगा कि कारक चिन्हों के भी शब्दों के लिंग और वचन की जानकारी आवश्यक है। ऐसे नियमों को याद करने के लिए गीत या भजन उपयोगी है। इस पाठ में हिंदी व्याकरण ज्ञान और शिक्षण प्रणाली को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगी और चुनौतियां की चर्चा की गई है। मानक अथवा परिनिष्ठित हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी विश्व भर में एक सी है, अतः उसका अध्ययन अध्यापन भी उसी आधार पर
होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का भंडार भी अति समृद्ध है। इस साहित्य की भाषा भी एक ही स्तर की है। हम अपनी बोलियों और उपभाषाओं को त्याग नहीं सकते, लेकिन विश्व स्तर पर मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी ही सिखानी है। धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद अदिति महाराज। आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि किस तरह से हिंदी को आप लोग पढ़ाते हैं। हिंदी फिल्मों, भजन आदि के माध्यम से आपने इतना अच्छा काम भी किया है हिंदी व्याकरण पर। हम लोग उसे जरूर देखना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि और अन्य जगहों पर उसको कैसे हम लोग दोहरा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के काम के लिए। और अब हम लोग चलते हैं तंजानिया की तरफ। तंजानिया से हमारे पास दो वक्ता हैं। सविता अशोक मौर्य जी हैं, जो वहाँ हिंदी शिक्षिका है इंडियन स्कूल में, और हम लोगों से वो बात करेंगी तंजानिया में हिंदी भाषा के शिक्षण की स्थिति के बारे में और उनकी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में। तो सविता जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतने महान अनुभवों के बीच में मुझे मौका मिला और मैं बात कर रही हूँ। मेरा अनुभव दो तरह का है। मैं मूलतः भारतीय हूँ, मुंबई से हूँ और मुंबई में भी मैंने 7.5 साल पढ़ाया है और पिछले 21 साल से मैं दार इस्लाम में रह रही हूँ। और दार इस्लाम में इंडियन स्कूल दार इस्लाम है जिसका नाम, वहाँ पर मैं 16 साल से हिंदी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल में करीब 5 अध्यापिकाएँ हैं, जो हिंदी भाषा पढ़ाती हैं और ये सीबीएसई स्कूल होने के कारण यहाँ पर हिंदी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर करीब 900 से अधिक बच्चे यूकेजी से लेकर 12वीं तक हिंदी की पढ़ाई एक हिंदी विषय के रूप में पढ़ते हैं। और बहुत ही गर्व महसूस होता है कि न केवल भारतीय बच्चे बल्कि यहाँ तंजानियन बच्चे भी हिंदी भाषा पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इंडियन स्कूल के एक मिनी इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षिका हैं, टीचर हैं, वो केवल भारत के एक पर्टिकुलर जगह से नहीं है, कोई दक्षिण से है, कोई कलकत्ता से है, कोई मुंबई से है और साथ-साथ में यहाँ पर अफ्रीकन टीचर भी हैं, कोई कांगो से भी है, कोई तंजानिया से भी है। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस इंडियन स्कूल की एक हिस्सा हूँ और यहाँ पर हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी भाषा मदर टंग हिंदी न होने के बावजूद वो हिंदी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखते हैं। और अभी तक का यहाँ का जो अंक की बारे में बताऊँ, 99 मार्क्स हाईएस्ट है 10th एंड 12th में। यहाँ के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी हिंदी भाषा पढ़ते हैं क्योंकि द्वितीय रूप में उनको पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं कराया जाता है, बल्कि बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए हम सभी हिंदी विभाग के लोग या हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चे यहाँ पर वाद-विवाद, मतलब भाषण, लेखन, हर चीज़ में वो आगे बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। पर अगर एक भारतीय बच्चा भाग लेता है तो उतनी खुशी नहीं होती है जितना कि यहाँ के स्थानीय बच्चे जब भाग लेते हैं और उस बोलचाल की भाषा में जब बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर एक मैगज़ीन छपती है रिफ्लेक्शन में, जिसमें हिंदी विभाग को एक अलग ही हिस्सा दिया गया है, जहाँ पर बच्चे कविताएँ और उनके विचार, उनके कहानी सब कुछ हम छापते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दार इस्लाम में ये सीबीएसई स्कूल होने के कारण यहाँ जो आजकल शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया है, तो बच्चे सिर्फ केवल किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं। आज हम बच्चों को अगर कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम उनको खुद ही बोलते हैं कि पढ़ाने के बाद में आप पीपीटी तैयार कीजिए।
हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि वो पाठ पढ़ने के बाद, समझने के बाद बच्चों को तकनीकी ज्ञान के भी बारे में पता चले। केवल प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं तो केवल प्रेमचंद की कहानी पढ़कर उसको जीवन में कैसे उतारना है, एवी रूम में जाकर प्रोजेक्टर कैसे करना है। तो हमने आज हिंदी भाषा को तकनीकी से भी जोड़ने का काम किया है और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हम बच्चों को अनुवाद भी कराते हैं कि सोहली से हिंदी में, हिंदी से की सोहली में। तो यहाँ पर हम भाषा, हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं से भी जोड़ने का काम करते हैं। ये है मेरा इंडियन स्कूल दार इस्लाम का अनुभव और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक भारतीय होने के बावजूद भी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में मैं स्थानीय बच्चों को, जो अफ्रीकन बच्चे हैं, उनको मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। यहाँ पर आप मानोगे नहीं कि करीब 350 बच्चों ने रजिस्टर कराया है अपने नाम और एवरेज अगर मैं देखूं तो कम से कम नहीं तो यहाँ पर एवरेज बच्चे 50 बच्चे रोज, मतलब रविवार के दिन यहाँ पर जब क्लास चलती है, कक्षा चलती है, तो मैंने कम से कम 50 बच्चे यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये देखा है कि आजकल बच्चों की जो संख्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि 2013 में ये संख्या बहुत अधिक थी। शायद इसका कारण कोरोना की महामारी के कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण यहाँ पर एक ये भी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, उनका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी पत्र लिखा था कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, पर उनका अगर उनको स्कॉलरशिप के लिए वहाँ भेजा जाए, पर यहाँ पर मेरे पास निश्चित पाठ्यक्रम न होने के कारण मैं उन्हें वहाँ पर भी नहीं भेज पाई हूँ। क्योंकि कमियां मुझे वही लगती है कि अगर हम मेहनत करें तो शायद इन बच्चों को हम भारत भेजकर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार अधिक कर सकते हैं। आज करीब 25 से अधिक बच्चे हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना सब जानते हैं। हाँ, उनको पढ़ाने में मुझे तकलीफ आती है क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, कि सोहिली में भी पढ़ाना पड़ता है। और साथ साथ में यहाँ पर बच्चों को फिल्मी गाने के रूप में भी बच्चे गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान है, वो पढ़ लिख पाते हैं, तो कभी-कभी बहुत खुशी होती है। इंडियन स्कूल में तो मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ, पर ये जो अलग से काम कर रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो तो भारतीय संस्कृति के बारे में तो जानते ही जानते हैं, पर अफ्रीकन जो बच्चे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो भारतीय संस्कृति को जानकर, उनकी सभ्यता को जानकर इतने खुश होते हैं कि वो इसी कारण से यहाँ पढ़ना लिखना चाहते हैं हिंदी। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने पंचतंत्र की जो कहानियां है वो की सोहली में भी अनुवाद कराया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पर अनुवाद के रूप में कुछ कार्य हो रहा है और यहाँ पर कुछ स्कूल जो हैं वो अपने बच्चों को मुंबई में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उस संस्था से भी मैं जुड़ी हूँ, जिन बच्चों को मैं हिंदी और मराठी पढ़ाकर मुंबई भेजती हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। भविष्य में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के स्थानीय स्कूलों में भी जाकर हिंदी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाने का मेरा सुझाव है। प्लस यहाँ पर आगा खान स्कूल है, वहाँ पर भी मेरा सुझाव है। और पर बहुत सारी मुश्किलें भी हैं मेरे लिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बच्चे 9 साल से पढ़ रहे हैं उन्होंने अब मुझसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है, मैम हम 9 साल से हिंदी पढ़ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? और उसका जवाब मेरे पास में भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर उनका भविष्य क्या है? क्योंकि हिंदी एक मतलब अभ्यासक्रम निश्चित न होने के कारण उनको मौका नहीं मिलता। हिंदी वाले बच्चे तबला स्कॉलरशिप लेके इंडिया जाते हैं, कुछ अन्य चीजों में स्कॉलरशिप उनको मिलता है, पर हिंदी भाषा में उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होती है और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए अब मुझे रोजगार के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे मोस्टली गरीब भी हैं। उसमें आप मानोगे नहीं, अफ्रीकन बच्चों के साथ-साथ में यहाँ रशियन बच्चे भी पढ़ते हैं
और स्पेनिश बच्चे भी हैं। एक तो पायलट है। पायलट बच्चा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को हिंदी में बातचीत करनी है। रशियन लड़की इसलिए पढ़ रही है क्योंकि रशियन कल्चर और इंडियन कल्चर उसको समान लगता है। पर यहाँ पर अफ्रीकन जो बच्चे हैं, वो बच्चे बहुत ही गरीब हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ समुदाय लोगों से बात किया है कि उनके लिए कुछ जैसे सिलाई मशीन का काम सिखाकर या मेहंदी सिखाकर हिंदी भाषा पढ़ने के बाद में उनको रोजगार का कुछ कार्यक्रम किया जाए, ताकि वो बच्चे और भी बच्चे यहाँ पे प्रोत्साहित होकर आए। और मैं अपने तंजानिया देश से भी और यहाँ के लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे गरीब बच्चे और जो हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए मदद करें। और साथ-साथ में मैं भारत देश से भी मतलब केंद्रीय हिंदी संस्थान हो या मुझे नहीं पता कहाँ से मिल सकती है, फिर इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ कार्य किया जाए और इनके लिए एक निश्चित अभ्यासक्रम तैयार करवाई जाए, ताकि मैं भी उनको तैयार करके आगे भविष्य में हिंदी केंद्रीय संस्थान में स्कॉलरशिप के लिए भेज सकूँ। साथ ही साथ मैं 2-3 मुद्दे और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे विश्व हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदी दिवस बहुत मनाया जाता है। भारतीय कवियों को बुलाया कर वहाँ पर अ, उनको उनका मतलब बातचीत किया जाता है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि अफ्रीकन बच्चे इतना अच्छा हिंदी बोल कैसे पाते हैं। बच्चे न केवल बोल पाते हैं बल्कि लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को केवल तालियाँ बजाकर खड़े होकर प्रोत्साहन देना ही काफ़ी है? वास्तव में जो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? धन्यवाद। सविता अशोक मौर्य जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने बहुत वाजिब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि हिंदी भाषा की सार्थकता कैसे स्थापित की जाए जिससे लोगों की रुचि इसमें बन सके, बनी रह सके। आपने और भी बातें हमारे साथ साझा की हैं कि किस तरह से न केवल भारतीय मूल के बच्चे बल्कि आपके यहाँ के तंजानिया के बच्चे भी हिंदी भाषा सीखते हैं, भारतीय संस्कृति में रुचि लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल भारतीय संस्कृति के कारण वे हिंदी सीखते हैं, आप जैसे अध्यापकों के प्रयासों की वजह से भी वो हिंदी की तरफ आकर्षित होते हैं। जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा। शायद वहाँ तंजानिया में जो उद्योगपति हैं, जो खासतौर से जो भारत से गए हुए हैं उद्योगपति हैं या सर्विस सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं। और बड़े बड़े मंच से बात होगी या सरकार की तरफ से बात होगी तो उसका ज्यादा असर होगा। ये हमारा जो मंच है जिसको अनिल जोशी जी चलाते हैं, और उसका खास बात यही है कि ऐसे विचार, ऐसे मुद्दे, ऐसे हल सामने आए जो हिंदी को और भारतीय संस्कृति को, देश को, सबको जोड़ करके सबको विकास की दिशा में अग्रसर करें। तो आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और मुझे विश्वास है कि इनमें जरूर कुछ न कुछ आगे हमें रास्ता दिखाई देगा। माफी चाहती हूँ राजेश जी। हाँ जी। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरी एक छात्रा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैडम मैंने 12वीं में जो हिंदी पढ़ा आज वो सफल हो गया, जो कि वो तंजानियन लड़की है। उसने कहा कि मुझे यहाँ एफएम रेडियो में हिंदी पढ़ने की वजह से रोजगार मिल गया। तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे मेरा हिंदी पढ़ाना सफल हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ के जब बच्चे गाते हैं तो भारत में उनकी काफ़ी सराहना होती है। तो खुशी होती है कि मतलब हिंदी का जो प्रचार-प्रसार हो रहा है, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तंजानिया में काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तंजानिया में रहती हूँ। धन्यवाद। हमें 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 भी खुशी है कि आप जैसा भारत का प्रतिनिधि वहाँ है और हिंदी को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम किसी न किसी तरह से साथ मिलकर इस काम को और आगे बढ़ा सकेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे सभी वक्ता समय के पाबंद रहे हैं। उन्होंने मौका नहीं दिया मुझे कि उनको मैं टोकूं। उन्होंने बहुत बिल्कुल फोकस्ड बात कही है
और मुद्दे से भटके नहीं हैं। मैं सबका हार्दिक आभारी हूँ। और अब हम अपने अंतिम वक्ता की ओर चलते हैं, जो हैं श्री जितेंद्र भारद्वाज जी। उनका उपनाम भी है जीतू जलेसरी, और ये भी एक फार्मा कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर काम करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कवि संगम, राष्ट्र साहित्य समाचार, ललित फाउंडेशन इनके संयोजक हैं या अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय महासचिव भारत के वे हैं, और बहुत सारे काम करते हैं हिंदी के क्षेत्र में। इनको विशेष हमारा साधुवाद है कि अपने काम के अतिरिक्त रूप से वे मेहनत करते हैं हिंदी के लिए, और उन्हें बहुत से सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 2021 में यानी कि इसी साल विश्व हिंदी सेवा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सम्मानित हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और अपने बातें हमसे साझा करें। सादर प्रणाम। केंद्रीय हिंदी संस्थान जोशी जी, प्रोफेसर राजेश कुमार, संध्या जी, आप सबको नमन करता हूं, और जितने भी लोग पटल पर मौजूद हैं उन सबको यथायोग्य अभिवादन। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षण की। हालांकि शिक्षण से मेरा बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। शिक्षण के लिए जो ध्वजावाहक हैं तंजानिया की, वो सविता मौर्य जी हैं, जिनकी बातें अभी हम सब लोगों ने सुनी। न केवल बातें सुनी बल्कि वो परेशानियां भी सुनी जो उनको हिंदी शिक्षण के दौरान आगे आ रही हैं। और एक मेरा निवेदन रहेगा कि आज तो हम लोगों की संगोष्ठी है, लेकिन एक दिन एक चर्चा का सेशन किया जाए और हम लोग सॉल्यूशन की तरफ विचार करें कि अगर समस्याएं आ रही हैं, कोई महिला पिछले 20 सालों से लगातार अगर हिंदी शिक्षण कर रही है और उसके बाद समस्याएं लगातार आ रही हैं, यहाँ तक कि किताबें तक मौजूद नहीं है, किताबें भी वो लोगों से बोलकर, कम्युनिटी से बोलकर या अपनी जेब से पैसा खर्च करने के बावजूद वो किताबें उपलब्ध करा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चर्चा का सेशन आगे आने वाले समय में करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान इन सब चीजों की मदद कर सकता है, या कैसे हम सब लोग मिलकर कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचे और एक सॉल्यूशन पर पहुंचे। जहां तक बात रही हिंदी की, तो हिंदी में हमेशा से एक चीज कहता हूं कि हिंदी भाषा केवल संवाद का विषय नहीं है। भाषा वो है जो आपकी प्रवृत्ति बताती है, जो आपकी प्रकृति बताती है। ठीक इसी तरह से जो भाषा जो है, हिंदी एक बीज है। बीज डालोगे तभी संस्कृति का पेड़ बनेगा। और इतने सारे लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक हमारी बहन ने भी बताया, वो हिंदी को इंग्लिश के साथ में लेकर पढ़ा रही हैं। सविता जी ने बताया कि वो हिंदी को स्वाहिली के साथ लेकर पढ़ा रही हैं। रशिया में एक हमारी मित्र हैं, वो हिंदी को रशियन के साथ मिलाकर पढ़ा रही हैं। ये बहुत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं करेंगे, रुचि पैदा नहीं करेंगे लोगों के अंदर, तो हमारा शिक्षण सफल नहीं होगा। और अगर रुचि पैदा नहीं होगी तो जो आने वाली पीढ़ी है वो हिंदी में रुचिकर नहीं होगी और वो हिंदी सीखेगी नहीं। तो रुचि पैदा करना बहुत आवश्यक है। जहां तक बात करते हैं हम पूर्वी अफ्रीका की, तो लगभग 19 देश इसमें आते हैं और 19 देशों से लगभग 6 देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था अभी है। क्योंकि मुझे पूर्वी अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा बताना था, तो लगभग 6 देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें तंजानिया में इंडियन स्कूल के माध्यम से, क्योंकि सीबीएसई का स्कूल है, तो हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है कि अगर चाहे तो आप ले सकते हैं, चाहे नहीं ले सकते। लेकिन दूसरे देशों में ये सुविधा नहीं है। दूसरे देशों में सविता मौर्य जी की ही तरह ही कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, जो अपने प्रयासों से हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हाथ है हिंदी को बढ़ावा हमारे मंदिरों का, जहाँ पर भजन, कीर्तन, राममानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इन पाठों के जरिए हिंदी को बल दिया जा रहा है। पूरे पूर्वी अफ्रीका की ये कहानी है। चाहे वहाँ 100 की तादाद में भारतीय हैं, चाहे वो 500 की तादाद में भारतीय हैं, अगर वहाँ स्वामी नारायण मंदिर है, अगर वहाँ हिंदू टेम्पल है, तो वहाँ इन सब चीजों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो मंदिर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा सिनेमा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखें तो लगभग पूर्वी अफ्रीका के हर देश में हिंदी मूवीज की बहुत अच्छी तरह से हिंदी मूवीज को लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे लोग
बॉलीवुड के जरिए हिंदी सीखते भी हैं। तो संगीत और सिनेमा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हिंदी भाषा को ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा सहायक है पूर्वी अफ्रीका के संदर्भ में अगर हम बात करें। मेरे को लगता है कि हिंदी आगे कैसे बढ़ेगी, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जब तक हिंदी व्यापार की भाषा और व्यवहार की भाषा नहीं बनेगी, तब तक हिंदी आगे नहीं जाएगी। अगर मैं तंजानिया की अगर मैं बात करता हूँ या कीनिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो व्यापारी वर्ग है वो गुजराती वर्ग ज्यादा है। तो जो आपस में संवाद होता है वो संवाद या तो इंग्लिश में होता है या वो गुजराती में होता है। मुझे लगता है कि अगर वहीं हिंदी भी कहीं फिट हो संवाद में, तो हिंदी आगे बढ़ सकती है। अगर व्यापार की भाषा हिंदी बने तो हिंदी आगे बढ़ सकती है। व्यवहार की भाषा हिंदी बने, मनोरंजन की भाषा है, बॉलीवुड की मूवीज हम लोग देखते हैं, लेकिन व्यापार की और व्यवहार की भाषा अभी हिंदी नहीं बन पा रही। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा हम क्या करें कि जो व्यापार की भाषा हमारी हिंदी बने। और अभी पूर्वी अफ्रीका में एक ये मनोस्थिति है कि हिंदी नॉर्थ की भाषा है। पूर्वी अफ्रीका नहीं, मुझे लगता है विश्व के बहुत सारे देशों में ये मनोस्थिति है कि हिंदी नॉर्थ की भाषा है। तो नॉर्थ की भाषा से इसको नेशन की भाषा बनाना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक राजभाषा का दर्जा हमें मिला हुआ है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। और पूरे भारत में अगर आप देखें तो प्रादेशिक भाषाओं का जोर है। इसीलिए हमारा यूं तो परिवार 200 करोड़ का है, हिंदी माँ की जो रसोई है वो 200 करोड़ की रसोई है, लेकिन बनाने वाले और खिलाने वाले जो हैं वो 50 करोड़ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग उस वर्चस्व के साथ आगे नहीं आ पाते, जैसे चाहे वो दूसरी भाषाएं वो आगे आती। मेरा किसी भाषा से कोई बैर नहीं है, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरा कहना यही है कि जब तक हम व्यवहारिक रूप से हिंदी को बोलेंगे नहीं, अपने संवाद में हिंदी को नहीं लाएंगे, आपस में जब हम लोग बातचीत करें तो हम लोग हिंदी में बातचीत करें, हिंदी में व्यापार करें तो हिंदी में बातचीत करने का प्रयास करें। दूसरा एक स्तंभ और है जिसने इन देशों में हिंदी को थोड़ा सा और बल दिया है, वो है साहित्य। क्योंकि जैसे मेरे परिचय में बताया गया कि मैं खुद एक मंच में चलाता हूँ, हिंदी है हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच, जिसमें लगभग 62 से ज्यादा देश के साहित्यकार उस मंच से जुड़े हुए हैं। तो कोशिश यहाँ भी तंजानिया में भी यही कोशिश की गई थी सबसे पहले कि जो भी हिंदी रचनाकार हैं या जो भी हिंदी में रचना लिखना चाहते हैं तो उन लोगों को मंच दिया जाए। ये सोच के इस मंच की स्थापना की गई और यहाँ मासिक काव्य गोष्ठियां और कवि सम्मेलन का निरंतर आयोजन होता रहता है। केवल यही तंजानिया में ही नहीं बल्कि कीनिया में, युगांडा में, मॉरिशस में और लगभग 7 से 8 देशों के लोग इस पटल से जुड़े हुए हैं। और साहित्य के क्षेत्र में वो लोग अपनी रचनाएं लिख रहे हैं और बड़े बड़े मंचों पर वो लोग वहां जा रहे हैं और हिंदी को बल दे रहे हैं। तो मेरा अंततः यही कहना है कि हिंदी को साहित्य की भाषा बनाइए, हिंदी को व्यवहार की भाषा बनाइए और सबसे ज्यादा जरूरी हिंदी को व्यापार की भाषा भी बनाइए। 4 पंक्तियों के संग समाप्त करूंगा कि अधरों को ना है झिझक हो, ना लेखनी को शंका, हिंदी का वज्र थामे भाषा का रण है बंका, हनुमान बन जला दें मन के झिझक की लंका, और हिंदी है हम बजा दें हिंदी का जग में डंका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। बहुत डंका बजाने के लिए आप संदिग्ध हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। आपने बहुत व्यावहारिक बातें कही हैं जिससे हिंदी का विकास हो सकता है व्यवहार की भाषा के लिए, और व्यापार की भाषा के रूप में आपने हिंदी भाषा की कल्पना की है। बहुत उत्तम विचार है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हिंदी को आगे ले जाने में मदद करेंगे। केंद्रीय हिंदी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय, ये सब लोग तो जरूर मदद करेंगे हिंदी विद्यार्थियों की। मुझे लगता है कि फार्मा कंपनी के महाप्रबंधक भी जरूर कुछ ना कुछ मदद उसकी करते रहे होंगे। और ऐसे हम और भी अपने साथ लेकर चलेंगे। आप सभी वक्ताओं ने बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अपने अनुभवजन्य बातें कही हैं और इनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है। हिंदी को हम कैसे रोजगार की भाषा बनाएं, कैसे उसमें रुचि पैदा करें, अभी जितेंद्र जी ने और अन्य लोगों ने भी कहा है, कैसे उनको
उन चीजों से जोड़ें जो विद्यार्थियों की रुचि की है, जैसे वो फिल्मी गाने हो सकते हैं, मंदिर हो सकता है, व्यापार हो सकता है, काम हो सकता है। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। थोड़ा समय है, अगर हम लोग चाहें कोई प्रश्न ले सकते हैं, 1 2 3, या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो टिप्पणी कर सकते हैं। और जब तक कोई प्रश्न आए तो मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर जगन्नाथन हमारे बीच में है, वे बहुत अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देना चाहें तो कृपया जरूर लोगों को समृद्ध करें उससे। धन्यवाद राजेश जी, आपने सतर्कता के साथ संक्षिप्त टिप्पणी शब्द बता दिया। तो मैं कोशिश तो करूंगा कि अति संक्षिप्त हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाए तो आप जब चाहें टोक सकते हैं। कारण क्या है कि आज के इस कार्यक्रम ने मुझे बहुत उद्वेलित किया, बहुत से विचार मन में आए। बिल्कुल। मैं अनिल जोशी जी को इस बात के लिए साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया शुरू की, ये अपने आप में रंग ला रही है, अपने आप में सारे हिंदी जगत को एक साथ लाने का काम कर रही है। तो इसके लिए मैं फिर उनको धन्यवाद देता हूँ। शुरू में मैंने सोचा था कि दक्षिण अफ्रीका से मेरा क्या सीधा संबंध है, लेकिन यहाँ आप सब लोगों को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि सही मायने में आज का कार्यक्रम मेरे लिए ज्यादा उपयोगी और अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं तंजानिया मेरी ससुराल है, आज भी मेरे ससुराल के लोग वहां हैं। मैं गया भी हूं और वहां गुजराती भाषा बहुत प्रतिष्ठित है अच्छी तरह आज भी, लेकिन हिंदी के संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मुझे अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में मैं कहूंगा कि अदिति जी ने जो बातें कही वो मेरे मन की बात है, क्योंकि मैं भाषा वैज्ञानिक हूं और उन्होंने भाषा विज्ञान की चर्चा की, लेकिन मैं आज उन पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, उसके लिए कोई और समय बाद में। लेकिन बाकी 3 लोगों के जो उद्गार थे उसके संदर्भ में एक सामान्य टिप्पणी करूंगा। सबका एक ही सवाल कि हम क्या करें, कैसे करें। तो एक प्रकार से उनकी गुहार है कि हम अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हैं इसके लिए कहीं हमें समर्थन मिल जाए, सहयोग मिल जाए और हमारा कोई साथ दे। और ये बात मेरे ख्याल से लगभग सभी प्रवासी जगत में ये बात है, यहाँ तक कि फिजी और मॉरिशस में भी, जहाँ हिंदी का काम कुछ ज्यादा आगे बढ़ा है, फिर भी हमेशा वो कहते हैं कि हमारा कुछ सहयोग चाहिए, हमें साथ चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं बहुत संक्षेप में 3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि जहां तक ट्रिनिडाड और सूरीनाम का संबंध है, मैं एक उक्ति बताता हूं। मैं सूरीनाम गया था तो वहां उन लोगों ने कहा कि देखिए हमारे पास भाषा है, संस्कृति जा रही है, और ट्रिनिडाड को देखिएगा वहां संस्कृति सुरक्षित है, भाषा नहीं है। ये 25 साल पहले की बात है। और उस समय जो मैंने बात उनको कही उसको दोहराना चाहूंगा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास संस्कृति नहीं है तो भाषा जल्दी चली जाएगी, और जिसके पास संस्कृति है उसके पास भाषा जब चाहे वो वापस आ जाएगी। तो मैं इस बात को आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि सांस्कृतिक रूप से हम लोग जुड़े, और न केवल भारत से जुड़े बल्कि पूरा प्रवासी जगत एक साथ जुड़े। अभी तक ऐसा कोई मंच नहीं बना, और अगर है तो मुझे नहीं मालूम है, जानकारी आप दे सकते हैं, जहां फिजी और मॉरिशस और सूरीनाम और गयाना के लोग एक मंच पर सामान्य रूप से मिलते हों। आप बाद में मुझे बता दीजिएगा, मैं आभारी रहूंगा। तो एक ऐसा मंच बनना चाहिए, और उस मंच में फिर हम जब मिलेंगे तो अपने आप भाषिक समस्याएं और उनके समाधान के तरीके निकल आएंगे। और ये एक पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा था।
हिंदी को हम विश्व भाषा मानते हैं, कहते हैं कि हिंदी विश्व भाषा बन रही, लेकिन विश्व भाषा का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में विश्व स्तर पर विस्थापित करें। अतिरिक्त बन सकते हैं, विस्थापित बिल्कुल नहीं कर सकते। अंग्रेजी बहुत प्रतिष्ठित है, फ्रेंच भाषा काफी कुछ जोर लगा चुकी है और हार मान चुकी है, लेकिन हम विश्व भाषा किस रूप में है? विश्व में ज्यादा से ज्यादा जगहों में इसका प्रसार प्रचार हो, ये एक बात हो सकती है इसको विश्व भाषा बनाने का। और दूसरा, इसे विश्व भाषा प्रयोजन के स्तर पर बनाने का एक तरीका क्या है? जहां भी प्रवासी जगत आपस में मिलता है तो वहां हिंदी का प्रयोग अपने आप सहज रूप में आ ही जाता है। ये मैंने अमेरिका में देखा, जहां भी आप वहां तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी सारे मिलते हैं तो सामान्य भाषा आमतौर पर हिंदी हो जाती है। कुछ विशेष क्या कहूँगा, विद्वतापूर्ण चर्चा के लिए वो अंग्रेजी ले लेते हैं, लेकिन हमें उस संपर्क भाषा के रूप को प्रवासी जगत में हमें बढ़ाना पड़ेगा, न केवल इन 5-6 द्वीपों में बल्कि अमेरिका, कनाडा और यूके आदि देशों में भी जहां अच्छी संख्या में भारतीय हैं। दूसरी बात पर मैं आना चाहूंगा, जितेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी को व्यावहारिक बनाइए, और ये बात बहुत सही है। एजुटेनमेंट मल्होत्रा जी का बहुत अच्छा है, और फिल्मों के प्रति और धार्मिक प्रवचन आदि के प्रति आपकी लगन जो है वो अपने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि इसे आप व्यवहार से न जोड़ें तब तक भाषा जो है वो फिर अपनी नहीं बनती है। और इसे व्यवहार से जोड़ने के संदर्भ में भारत सरकार कुछ छोटे मोटे काम तो कर ही सकती है। अब हिंदी के लिए आप इतना सारा खर्च कर रहे हैं, और वो खर्च कर रहे हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन में पता नहीं कितने करोड़ खर्च हो जाते हैं केवल 3-4 दिन के कार्यक्रम के लिए। उसके बाद उसका असर कितना है मुझे नहीं मालूम। क्यों ना हम इन सारे देशों में, यहाँ तक कि यूके वगैरह में भी, और जो काम वातायन इस समय कर रहा है बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन उनको भी हम सहयोग दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। हिंदी के छोटे छोटे कार्यक्रम जहाँ पर रेजिटेशन वगैरह का कार्यक्रम हो, ये हम कराएं, लेखन का काम कराएं। लेखन के काम के लिए बहुत जरूरी नहीं कि वो बहुत लंबे लंबे लेख लिखें, 4-5 वाक्य भी लिख सकें अपने देश के बारे में, अपने बारे में, इसे प्रतियोगिता के रूप में करें। तो ये प्रयोजन का एक पक्ष है। प्रयोजन का मतलब ये नहीं कि केवल नौकरी ही मिले, प्रयोजन का एक पक्ष ये भी है कि हिंदी के माध्यम से लोगों को कुछ मिले, पुरस्कार ही मिले, सर्टिफिकेट ही मिले, प्रमाण पत्र ही मिले। तो इस तरह के काम के संदर्भ में भारत सरकार को थोड़ा सा और सक्रिय होना चाहिए। एक जमाना था पुस्तकें भेज देते थे, बस इतना ही काम, और हिंदी सप्ताह बन जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसे थोड़ा हम और एक्टिव तरीके से करें। तीसरा मेरा और महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर मैं चाहूंगा आप सबका ध्यान हो, अनिल शर्मा जी का भी और सब लोगों का ध्यान जाए। जिस तरह से आप देखेंगे कि एक इंटरनेशनल स्कूल आपको पूरे विश्व में कहीं भी मिलता है अंग्रेजी भाषा के अच्छे शिक्षण के लिए, क्यों ना भारत सरकार एक भारतीय विद्यालय हर जगह स्थापित करे, चाहे पढ़ने वाले कम ही हों, लेकिन वहां स्थानीय लोगों को भी आप ले सकते हैं, तो आपका स्कूल तो चल जाएगा। या आप कमर्शियल तरीके से वाणिज्य के रूप में कोई नुकसान नहीं होगा। स्कूल बनाए और वहां पर हिंदी शिक्षण को हम महत्व दें। दूसरा, अब मुझे एक और नया आइडिया आया है आज, और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 2 मिनट और लूंगा ही, और वो आइडिया है भारत सरकार जिस तरह से विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी के शिक्षण के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से अध्यापक वगैरह भेजती है, क्यों ना भारत सरकार हर देश में एक हिंदी माध्यम स्कूल के लिए अध्यापक भेजने पर विचार क्यों नहीं कर सकती। और ये काम संस्थान को उठाना चाहिए और भारत सरकार से हमें बात करनी चाहिए, और कहना चाहिए कि ये वो स्कूल होगा जहां पर कि स्थानीय पाठ्यक्रम तो होगा ही, केवल मात्र विदेशी भाषा या अन्य भाषा आदि के संदर्भ में जहां प्रावधान हो वहां हिंदी को
ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ाने की कोशिश करें। और इस प्रकार के अगर स्कूल वगैरह की बात हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा सा व्यावहारिक रूप में हिंदी को और बढ़ा सकेंगे, क्योंकि वहां पर अध्यापक चाहिए, स्थानीय अध्यापक पैदा होंगे और वहां फिर और लोग पैदा होंगे और तरह के काम करेंगे। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा गहराई से विचार करें। और इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं फिर कहूंगा, संस्थान का हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस सब काम में। आपने देखा होगा, सब लोग कहते हैं प्रशिक्षण चाहिए, सब लोग कहते हैं पाठ्य पुस्तक चाहिए, और इन सब की व्यवस्था के बारे में संस्थान काफी दिनों से सोचता रहा, ठोस कदम नहीं उठा पाया। अब समय आ गया है कि हम ठोस कदम उठाएं और स्थानीयकरण के साथ हम पाठ्यक्रमों का निर्माण करें और अपनी अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से पाठ्य सामग्री का निर्माण करवाएं और वहां पढ़ाने वाले अध्यापक वगैरह को हम प्रशिक्षण वगैरह दें। और ये सब काम थोड़ा सा प्रोएक्टिव तरीके से संस्थान को करना चाहिए और तुरंत शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर जगन्नाथन, आपके व्यवहारिक सुझावों के लिए। एक प्रश्न जगन्नाथन जी लिखित रूप में रखा था और आज उसकी चर्चा इस समय नहीं की। मैं चाहूंगा 1 मिनट में जगन्नाथन जी बता दें। मैं पहले उनको धन्यवाद तो दे दूं प्रोफेसर साहब। अब नहीं, फिर मुक्त हो जाएंगे आप उनसे। वो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने रखा था भाषा के संदर्भ, लिखित रूप में दिया है। डॉक्टर जगन्नाथन से अनुरोध करें, वही स्पष्ट बता दें। ना, आप वो प्रश्न जरा बता दीजिए, पढ़ के बता दीजिए। मैं प्रश्न यही था कि टीएच वगैरह में महाप्राण ध्वनि का जो प्रयोग है दक्षिण, जैसे दक्षिण में होता है, दक्षिण अफ्रीका के लोग भी इस प्रवृत्ति का शिकार है। ये अदिति जी और मालती जी वो बताएंगे कि उन्होंने ये क्यों अपनाया। दक्षिण भारत में त का उच्चारण टीएच से किया जाता है, ट का उच्चारण टी से किया जाता है। ये व्यतिरेक वहां पर दक्षिण की भाषाओं में और सिंगली में है। इसका कारण क्या है कि दक्षिण की भाषाएं थ और ठ का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करती, भले उनकी लिपि में हो। ये थोड़ी सी गहराई में इसमें जाने की आवश्यकता है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जहां तमिल भाषी वहां भी हैं, दक्षिण के लोग वहां भी हैं, लेकिन वहां हिंदी भाषी भी बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहां क्यों उसको त को टीएच और द को डीएच कर रहे हैं, ये मैंने पूछा था। उन लोगों से ही मुझे उसका समाधान मिलना चाहिए। धन्यवाद आपका, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस विचार गोष्ठी को और समृद्ध करने के लिए और अनिल जोशी जी को के ऊपर और काम लाद देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने मजबूत कंधों को पर वे सब आगे लेकर जा सकेंगे। और क्या मैं मिजुकामी जी, आप कुछ 2 बातें कहना चाहेंगे? आप बहुत गौर से हमारे साथ शामिल होते हैं और कुछ विचार अगर आप रखना चाहें संक्षेप में तो। आदरणीय, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। हाँ, 1 मिनट। आप जितेंद्र जी, मैं आपको बुलाता हूँ उनके बाद। जी मिजुकामी जी, आप। हाँ, नमस्कार। मैं मॉरिशस के अलावा कहीं अफ्रीका के किसी भी देश नहीं गया, जाना चाहता हूँ। लेकिन जितेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, व्यवहारिक भाषा हो तभी तो छात्रों की रुचि बढ़ेगी। लेकिन चूंकि दक्षिण अफ्रीका में तो महात्मा गांधी जी की वजह से भारत के प्रति उन लोगों की बहुत आदर की भावना होगी और भारत के प्रति बहुत रुचि, भारत के लिए बहुत रुचि होंगे, मैं समझता हूँ। और विद्यार्थी तो मिजुकामी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, ये कुछ रात हो गई है तो कनेक्शन। हाँ, वाईफाई की कुछ गड़बड़ हो सकती है बस। हाँ, दोबारा ठीक है। मैं
हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, आप अपनी बात कहें। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि त्रिनिदाद, सूरीनाम और बहुत सारे देश, जो कि उन्होंने कहा कि एक पटल से हम नहीं जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा क्या कोई पटल है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं साहित्य के बहुत सारे पटलों से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत सारे ऐसे पटल हैं, क्योंकि मेरा जो पटल मैं चलाता हूं उसमें लगभग 65 देश जुड़े हुए हैं। तो साहित्य के ऐसे बहुत सारे पटल हैं प्रोफेसर साहब, जहां 100 से ज्यादा देश भी एक एक पटल पर जुड़े हुए हैं। तो जहां तक ये शिक्षा वाला ग्रुप है, शायद वो लोग हम लोग नहीं जुड़े हुए, तो मेरे ख्याल से वो बनाना या उस पटल को निर्मित करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सब लोगों के पास होंगे तो वो आसानी से बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो आपके पटल हैं पहले से ही, उसी में ही हम इस विषय को भी डाल देंगे, तो शायद जो लोग रुचि रखते हैं उसमें शामिल हो सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और अब हम समापन की ओर चलते हैं, और मैं अनिल जोशी जी को बुलाता हूं। सब लोगों ने उनकी तारीफ की है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इस चर्चा को मंच देने के लिए और इन कामों को आगे ले जाने के लिए। तो अनिल जोशी जी, इन सब जिम्मेदारियों के साथ मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आमंत्रित करता हूं अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद राजेश जी। आशा है मेरी आवाज पहुंच रही होगी, क्योंकि मैं बाहर हूं, इसलिए मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरी आवाज, आपकी आवाज सबके दिल तक पहुंच रही है। जी शुक्रिया। कई बार जैसे मिजो कामी जी बोल रहे थे और वो अटक रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे स्तर पर, मेरे नेट में तो गड़बड़ नहीं है, तो इसलिए मुझे आशंका हो रही थी कि कहीं इसमें गड़बड़ ना हो। धन्यवाद। और प्रारंभ में मैं देख रहा था कि हमारे जो वक्ता हैं कुछ संकोच कर रहे थे कि शायद हम उतनी अच्छी तरह से अपनी बात ना कर सकें, उतनी अच्छी तरह से भाषा में अभिव्यक्ति ना दे सकें। तो मैं उनको बधाई देता हूं और अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने न केवल अच्छी बातें की, बल्कि गहरी बातें की और दिल को छूने वाली बातें की। तो उस नाते से, जैसे अभी हमारे आदरणीय जगन्नाथन जी ने, उनको इतना उद्वेलित हुए कि उन्होंने उस संदर्भ में अपनी बातें कही। और कई बार ऐसा भी लगता है कि ये कार्यक्रम है, दक्षिण अफ्रीका का है, वहां तो बोली भी नहीं जाती है, तो शायद हम इस विषय को कैजुअली भी ले सकते हैं। परंतु जब जो बातें उन्होंने बोली हैं, वो बातें न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि तंजानिया के विषय में इतनी गहरी हैं और इतना, जिसको कहना चाहिए कि विचारोत्तेजक, जो हमारी सोच को, शायद आपने मेरा वीडियो ऑफ किया है राजेश जी। आप दोबारा शुरू करें, कुछ गड़बड़ हुई है, हमें आपको स्पॉटलाइट में लाना चाहते हैं। आपकी आवाज निरंतर है, आप बोलिए अनिल जी। जी जी जी। तो आप मुझे स्पॉटलाइट में लाते लाते आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। धन्यवाद। तो खैर मुझे जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज बड़ा कठिन दिन था उस तरह से। मैं अभी तक जितने कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं उस दृष्टि से आज, क्योंकि मैं स्वयं भी बाहर हूँ, रक्षाबंधन है और सब लोग अपने अपने स्थानों में, तब भी हमने इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोग कर पाए और इतने महत्वपूर्ण विचार हुए। उस सबके लिए जो श्रोता और दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक कुछ बिंदु जो आज कहे गए हैं उनके बारे में सूत्र रूप में विचार करूंगा। एक तो यह है कि हमें ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो भाषा की स्थिति है वो अलग अलग देशों में अलग अलग। शायद जब हम विदेशों में भाषा की बात करते हैं तो बड़ा एक यूनिवर्सल सा एक एटीट्यूड ले लेते हैं कि मतलब चाहे शायद ब्रिटेन की भाषा को या अमेरिका की भाषा शिक्षण की स्थिति को सबकी भाषा शिक्षण की स्थिति समझ लेते हैं। परंतु सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अमेरिका में अलग है, ब्रिटेन में अलग है, कैरेबियन में अलग है, अफ्रीका में अलग है, दक्षिण अफ्रीका में अलग है, अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका में अलग है, मॉरिशस में अलग है। मॉरिशस में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम है, व्यवस्थित बड़े बड़े संस्थान भी हैं, महात्मा गांधी संस्थान है पढ़ाने को, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसी स्थिति नहीं। तो हम लोग जब वैश्विक रूप से हिंदी शिक्षण की स्थिति बनाते हैं तो हमें अपने विचार, अपनी रणनीति, अपनी योजना बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां और वहां पर कैसे हमें हिंदी शिक्षण की योजना हम लोग बनाएं। तो मुझे लगा कि जैसे अभी
बात हुई कि वहां पर रेडियो स्टेशन की बात हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेडियो स्टेशन कैसा रोल भाषा शिक्षण में कर सकता है, उसकी भागीदारी कैसे हो सकती है। शायद भाषा शिक्षण में सब लोगों की भागीदारी नहीं है, अन्य देशों में, बहुत सारे देशों में। तो उसी से एक जुड़ती हुई बात आती है जो सबसे पहले राजेश जी ने कही थी कि क्यों ना हम जिसको बोलते हैं, अब आजकल बड़े एक प्रचलन में है बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि हिंदी शिक्षण की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां क्या हैं। अभी हमें तंजानिया के बारे में पता चला कि तंजानिया में इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि जैसी तंजानिया के जो मूल निवासी हैं उनकी स्थिति है, ऐसी फिजी के मूल निवासियों की भी स्थिति है, तो उसका लाभ फिजी के भी अध्यापकों को हो सकता है। तो हमको एक जो सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां हैं उनको भी कहीं संकलित करना चाहिए और उनको भी संकलित करके एक दूसरे से साझा करना चाहिए, जिससे कि उसका लाभ हमारे शिक्षक उठा सकें। अभी रामचरितमानस की बात आ रही थी, तो रामचरितमानस में भी मैं देख रहा हूं कि जैसे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी एक गिरमिटिया देश है, तो वहां पर भी ऐसी स्थिति है। तो क्या रामचरितमानस की बात तो हम बहुत कर रहे हैं, परंतु रामचरितमानस जैसे अब मैं समझता हूँ दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा भी नहीं जा पा रहा होगा हिंदी में, शायद अंग्रेजी रोमन में हम उसको लिख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, जैसा कि कैरेबियन में होता है। तो हमें क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि रामचरितमानस की शब्दावली, रामचरितमानस से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियां, उसको हिंदी सिखाने के लिए उपयोग करें। ये एक मैं समझता हूं कि हमें उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, हम रामचरितमानस का कैसे उपयोग करें। ऐसे ही रामचरितमानस के साथ साथ फिल्मों का उपयोग। मैं स्वयं विदेशों में रहा और मुझे पता है कि हिंदी फिल्में इतनी लोकप्रिय हैं कि छोटे से छोटे देश में, एक देश में मैं गया जिसकी आबादी कुल 1 लाख हो गई, उस देश के अंदर जब हमने पता किया और हमने कहा कि भाई यहाँ क्या आप जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है, तो हमने सोचा कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा नहीं। तो एक जो महिला हमारे प्रोटोकॉल असिस्टेंट थी, उसने मुझे कहा कि हिंदी के गानों का यहाँ पर रोज आधे घंटे का प्रोग्राम चलता है। अब बताइए, मुझे तो, मैंने सोचा था उन्होंने हिंदी सुनी है नहीं सुनी है, वो कह रहे हैं कि हिंदी इतनी लोकप्रिय है कि हम आधे घंटे का कार्यक्रम सुनते हैं। तो ये जो मल्होत्रा जी ने और अन्य साथियों ने शुरू किया है, एजुटेनमेंट जिसको बोल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। इसके लिए मैं मल्होत्रा जी को और सभी साथियों को बधाई देता हूं जो इस काम को कर रहे हैं। और ये भी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे लोग दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका से जुड़े हुए हैं और उनको पढ़ाने में भी अपना योगदान कर रहे हैं। सभी से उभर कर एक और बात आती है, वो है मानक पाठ्यक्रम। मानक पाठ्यक्रम की जिम्मेवारी संस्थान की तरफ है। संस्थान में अभी केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल में आदरणीय जगन्नाथन जी भी हैं, मैं भी हूँ, और हम सब लोग, जब शायद जगन्नाथन जी कह रहे थे कि अब संस्थान को कुछ करना चाहिए, तो वो अपने आप को ही संबोधित कर रहे होंगे, मैं भी अपने आप को ही संबोधित कर रहा हूँ कि हम सब लोगों को चाहिए कि ऑनलाइन कार्यक्रम और मानक पाठ्यक्रम, इस पर आगे काम करें। और इस पर हम जो भी काम करेंगे, चूंकि जगन्नाथन जी सबसे अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ये काम अवश्य करेंगे। अभी तंजानिया से भी ये बात आई कि मैंने हिंदी संस्थान को कुछ लिखा था विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के बारे में, और तो मैं उनसे कहूंगा कि वो मेरा भी ईमेल ले लें और निदेशक का भी ईमेल ले लें। एक बार जो उनकी अपेक्षाएं हैं हिंदी संस्थान से, वो हमको लिखें और फिर हम प्रयास करते हैं कि शायद हम लोग सहयोग वो कर पाएंगे, अपेक्षित सहयोग जो वो चाहती थी। ऐसे ही एक सुझाव आया विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों को कैसे संस्थान से जोड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ वो उसका ही एक अंग है, परंतु वैश्विक स्तर पर, क्योंकि मेरा भी पहला काम जब विद्यार्थियों का शुरू हुआ था, ब्रिटेन से शुरू हुआ था। ब्रिटेन के 10 विद्यार्थी जो है भारत यात्रा पर लगभग 10 दिन के लिए, 10 या 15 के लगभग विद्यार्थी भारत यात्रा पर आते थे। तो इसको हमें एक वैश्विक दृष्टि से प्रयास करना चाहिए और उसमें संस्थान अवश्य मदद करेगा। पर साथ ही जो एक बड़ा मुद्दा जैसे तंजानिया से उन्होंने उठाया कि अगर जो पढ़ रहे हैं वो फिर किस तरीके से आगे उनका भविष्य क्या होगा, उसका कुछ उत्तर तो जगन्नाथन जी ने दिया कि पढ़ना जानना ही अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु एक बात जो मैंने शायद पहले भी कही थी कि मैं जब फिजी में था तो ये समस्या आई कि अब इनको पढ़ाएं तो ये करेंगे क्या। अब बीए हिंदी अगर कर ली तो उसके बाद ठीक है अध्यापक की नौकरी मिल जाएगी, पर अन्यथा क्या। तो हमको सोचना चाहिए कि जैसे टूरिज्म है, मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ, चाहे तंजानिया हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे फिजी हो, टूरिज्म के विद्यार्थी को
हिंदी आनी चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो हैं जो पढ़ाते हैं, जैसे फिजी के अंदर मैं देखता था, जो जाते थे, ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनसे, जो रोगी हैं वो तो बात करेंगे हिंदी के अंदर, ऐसे ही वकीलों से बात करेंगे। तो हम क्या एक कुछ ऐसे छोटे कोर्सेज बना सकते हैं जो इन कोर्सेज के साथ भी हों। उससे दो चीजों में मदद मिलेगी। एक तो जो श्रेष्ठतम प्रोफेशनल है वो हमारी भाषा सीख सकेंगे, हिंदी सीख सकेंगे, और दूसरा ये होगा कि भाषा के लोगों को भी एक स्कोप मिलेगा कि वो भी मतलब भाषा, सिर्फ केवल भाषा सिखाने से इतर कुछ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके बाद क्या होगा। उस दृष्टि से मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है और उसके अंतर्गत उन्होंने घोषणा की है कि भारत में भी प्रोफेशनल कोर्सेज जो है अपनी भाषाओं में हो सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसकी एक टास्क फोर्स भी बनी है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर ये हो जाती है तो शायद, क्योंकि विदेशों में हिंदी की स्थिति भारत में हिंदी की स्थिति से भी जुड़ी हुई है, तो भारत में हिंदी की स्थिति को भी हम अगर बेहतर बनाने का काम करते हैं तो विदेशों में हिंदी की स्थिति की दृष्टि से वो बेहतरी होगी। कुछ बिंदु हैं, सब बिंदुओं का समाधान तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि संभव ही नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है, परंतु हाँ विचार की एक दिशा हमको मिल सकती है। और मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ जगन्नाथन जी से कि आज जो बातचीत की गई दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया के अध्यापकों ने, विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने, उससे हम सब उद्वेलित हुए हैं और अवश्य विचार करेंगे कि इस दृष्टि से क्या किया जा सकता है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान से जो भी अपेक्षा होगी हम अवश्य कोशिश करेंगे कि उसको पूरी कर सकें। तो कुछ बिंदु थे जो मेरे ध्यान में, मैंने आपसे साझा किए हैं। जिन लोगों ने आज बोला उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, समय देने के लिए आपका बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। आपने बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया कि आज की चर्चा ने सबको किसी न किसी रूप में उद्वेलित किया, छुआ और सोचने पर मजबूर किया। इसके लिए सभी वक्ता बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे विश्वास है कि इतने बड़े संस्थानों के साथ हमारी जो योजना है, हमारा जो संयोजन है, उससे हमें इसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ने का मार्ग भी मिलेगा। इस तरह से हम अब चलते हैं। अनिल जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं अंत की तरफ, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर यादव को इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और डॉक्टर यादव, आपका धन्यवाद, और कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। क्षमा करें, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही। ब्रह्मांड में स्थित है, ब्रह्मांड में स्थित है धरती माता का धाम, नील गगन के शुच प्रांगण में पूरी दुनिया ललित ललाम। वैश्विक परिवार के इस कार्यक्रम में सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय आमंत्रित अतिथि वक्तागण एवं आत्मस्वरूप विद्वान साथी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वैश्विक हिंदी परिवार के कार्यक्रमों में आज 7 समुद्र पार पर चर्चा हुई। और जितने भी वक्तागण रहे, या विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका को केंद्रित कर आज चर्चा हुई, दक्षिण अफ्रीका के हिंदी के कीर्तित और अकीर्तित नायकों को मैं नमन करता हूं। और शुरुआत में आप सबने देखा कि संचालन की बागडोर डॉक्टर राजेश कुमार जी ने संभाली है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय नरेंद्र वाजपेयी जी ने प्रस्ताव की प्रस्तुत की, उनको भी धन्यवाद है। और हमारे गंगाधर वानोडे जी ने सबका शालीन ढंग से परिचय कराया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज रक्षाबंधन का दिन है, इसलिए मैं आप सबको रक्षाबंधन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से अपनी बहनों को और
आज की चर्चा में आप सबने देखा कि बहुत से प्रभावकारी बिंदु सामने आए हैं और हम लोग यह देखते हैं कि जहाँ पानी होता है वहाँ तो हरियाली लाना आसान होता है, लेकिन रेगिस्तान में हरियाली लाना कठिन होता है। जिन वक्ताओं ने अपनी बात कही है वे रेगिस्तान में हरियाली ला रहे हैं। हमारे यहाँ हम सबको सबसे पहले प्रोफेसर उषा शुक्ल जी ने संबोधित किया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास, रामचरितमानस और वहाँ की नई संभावनाओं और उद्भावनाओं के बारे में चर्चा की और विशेष रूप से जो उन्होंने शब्द रखा अपनी ओर से अस्मिता और सांस्कृतिक मूल्यों के, निश्चित रूप से हम सबके लिए अनुकरणीय है। श्री हीरालाल जी ने हिंदी की आग धीमी न हो इस पर अपनी बात कही और जो हम लोगों के लिए भी मर्म स्पर्शी थी। मैडम रामबली जी ने डरबन में हिंदी सदा रहेगी और एक विशेष रूप से उन्होंने बात कही इन बातों के साथ साथ कि हम समस्या का समाधान बने। मैडम अदिति महाराज जी ने व्याकरण के बहुत सारे कारक, वचन या प्रसर्ग को कैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए भी एक नया अनुभव था। और सविता जी ने दार ए सलाम तंजानिया से अपने विद्यालयी अनुभवों को बताया। शिक्षक के जो गुण होते हैं मुझे लगता है कि वो उभर कर सामने आए। नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एक्सपेक्टेशन, कोई अवकाश नहीं, कोई भेदभाव नहीं और कोई अपेक्षा नहीं। और अपने कार्यालय समय के बाद भी वो जिस सेवा भावना से काम कर रहे हैं वो सब प्रणम्य है। जितेंद्र भारद्वाज जी ने हिंदी है हम के साथ जो दार ए सलाम में अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर जो मंच भी चला रहे हैं वह अत्यंत प्रशंसनीय है और हिंदी को व्यापार और व्यवहार की भाषा बनाने के लिए उन्होंने अपनी राय दी है जो निश्चित रूप से अनुकरणीय और समादरणीय है। इसके अलावा उन्होंने अंत में जो लाइन कही कि हिंदी है हम बजा दें हिंदी का जग में डंका, हम सबको प्रेरित करने वाली है। मैं समझता हूँ कि तुलसीदास जी और रामायण की यहाँ एक विशेष बात रही। उस संदर्भ में मुझे यही कहना है कि तुलसीदास जी की ही लाइनें हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा है। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है और हम सब लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं, चाहे वो श्रोता हो या वक्ता हो, और इस पर हम लोग खरा उतरे। एक बात और कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदी से प्रेम रखने वालों से लोग प्रेम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। एक नई सूची जुड़ रही है और वो सूची बढ़ती जा रही है, 900,000 इतने विद्यार्थी भी हैं, तो हम सब के लिए भी यह प्रेरणास्पद है। इसके अलावा विश्व भाषा की पताका फहराने की जो आप सबने मंशा प्रकट की है वो अभिनंदनीय है। आप सबके अथक प्रयासों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जिन संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है या उनका सेवा काम जारी है, उन संस्थाओं की सेवाएं अस्तुत्य हैं और मैं आप सबकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। जिस बड़ी सोच के साथ प्रायः बात कही जाती है कि छोटी सोच और पांव की मोच मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती है, तो आप सब एक बड़ी सोच के साथ चल रहे हैं। हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है। समस्याएं रखी गई, खुलकर उन पर चर्चा हुई, समाधान निकाले गए और आपने जो कुछ कहा वो हृदय से कहा है। मुझे लगता है कि हृदय जो दे सकता है वो हाथ नहीं दे सकता और मौन जो कह सकता है वो शब्द नहीं कह सकते। तो आप सबने जो कहा है उसके पीछे बहुत कुछ हृदय की भाषा भी है और मौन की भाषा में भी श्रोताओं और वक्ताओं की बातें छिपी हैं। मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ। और प्रोफेसर जगन्नाथन जी ने जिस बारीक विश्लेषण से अपनी बात कही वो तो बेबाक विश्लेषण हमेशा करते हैं, हम सबके लिए अनुकरणीय है उनकी बातें और अधिक उनके बारे में न कहते हुए इस कार्यक्रम में मिजो कामे जी ने अपनी बातें रखी। हमेशा उनका आशीर्वचन हमें मिलता रहा है। प्रोफेसर मिजो कामे जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। जहाँ तक शिक्षकीय बात है और केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम के
सूत्रधार है, यूं कहिए कि प्रणेता आदरणीय अनिल जी ने समस्याओं और समाधान की दिशा में अपनी बातें रखी हैं। मुझे लगता है कि अनिल जी कहने की अपेक्षा करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और यह बातें एक मौन साधक के रूप में उनकी ओर से आएंगी और हम सब लोग इस पर विचार करके और मुझे लगता है कि उसको कार्य रूप दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में हमारे राहुल देव जी मुख्य मार्गदर्शक भी रहे हैं और उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। संतोष चौबे जी, वयोवृद्ध नारायण जी का सूत्र वाक्य हमें हम सबको हमेशा प्रेरित करता है और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पद्मेश जी, शैलजा सक्सेना जी, और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं, जैसे सुनीता पाहुजा जी मॉरिशस से जुड़ी थी, आपको भी आभार है, आभार व्यक्त करता हूँ। रेखा राजवंशी जी हमारे सिंगापुर से, संध्या जी बहुत ही सक्रियता है और अपनी ओजपूर्ण वाणी में अपनी यूं कहिए कि उनकी बात हमें हृदय तक पहुंचती है। सबकी बातें तो पहुंचती हैं, उनका अपना एक लहजा है, इसलिए मैडम संध्या जी को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में जो संयोजन का काम है वो राजेश कुमार जी के अलावे हमारे नवेंदु जी, जवाहर कर्णावत जी आज सब संभालते हैं। सहयोग में गंगाधर वानोरे जी, विजय मिश्र जी, विजय नागरकर जी, मिहिर मिश्र जी, आज का पर्दे के पीछे बहुत सारा योगदान रहता है जो दिखते नहीं है लेकिन काम करते हैं। और रिपोर्ट लेखन में राजीव कुमार रावत जी आज का विशेष रूप से योगदान रहता है। हम आज सबसे यह भी कहना चाहेंगे कि वैश्विक हिंदी परिवार या अन्य जो संस्थाएं हैं एक टीम की भावना से काम कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे पर नहीं आते लेकिन पीछे से बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जिस किसी का नाम मुझसे छूट गया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जिन भी लोगों का योगदान रहा है उनके प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और बहुत अधिक समय न लेते हुए, समय की महत्ता के मद्देनजर आज के चर्चा से जो बात उभर के आई है उस सिलसिले में आप सबके लिए यही कहना चाहता हूँ कि होके मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर यादव। मैं जोड़ना चाहता हूं कि तकनीकी सहयोग के लिए अनु भार्गव जी, हमारे मोहन बहुगुणा जी, पद्मेश जी मौजूद रहते हैं, उनको भी हमारा हार्दिक धन्यवाद है। और संयोग है कि संध्या जी जुड़ गई हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वो प्रकट होकर अपनी दो बातें कहें, दो लाइनें कहें तो सबको शायद बहुत ज्यादा खुशी होगी। सब आपको याद कर रहे थे। संध्या जी। धन्यवाद राजेश जी, और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई। मैं बहुत आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं देर से जुड़ी हुई और इसके लिए क्षमा मांगती हूँ सबसे। और कुछ निजी कारण थे जिसकी वजह से मैं नहीं जुड़ पाई समय से, और बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जैसा मैंने अभी कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे लग रहा है कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। इसकी रिकॉर्डिंग में देखूंगी और जो भी चर्चा हुई है अवश्य ही उस पर आगे भी बात करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत आभार। दक्षिण अफ्रीका से उषा जी, अदिति जी, मालती रामबली जी, रमल जी, और तंजानिया से सविता जी, साथ ही जितेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत आभार। विशेष आभार राजेश जी का, पूरा कार्यक्रम इतने बढ़िया ढंग से संचालित करने, उसको संयोजित करने और आज इस दिशा में ले जाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका संध्या जी। और अब हम ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं।